माला जी भी जुड़ चुकी है। माला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपके आने के पहले अच्छी रिकवरी भी बाजार में आती हुई तो और ज़्यादा स्वागत आपका। हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट करने जा रहे थे सिल्वर को लेकर, लेकिन आप आ गई हैं तो पहले आपकी मार्केट पे कमेंट्री जो है, संक्षिप्त टिप्पणी मैं जानना चाहूँगा। आज की ये रिकवरी कहाँ तक जा सकती है और क्या कल की तरह आज भी सेकेंड हाफ में हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं क्या? यस, मजबूती आज की पॉसिबिलिटीज हैं विपुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड आवर को पैनलिस्ट। और आज की मार्केट का व्यू सिर्फ एक ही तरह से आप देखिए कि आज बिक वाले के ट्रेड को जब तक आपका निफ्टी 24,700 और 800 की रेंज तक नहीं पहुंच जाए तब तक बिक वाले के ट्रेड को मत करिए। और ट्रेड क्या करने हैं, लॉन्ग ट्रेड्स करने हैं, डायरेक्शनल ट्रेड भी कर सकते हैं, मौका है। तो यहाँ पर आप इंट्राडे का जो लो या फिर मैक्सिमम, एक्चुअली इंट्राडे का लो इज मोर देन इनफ, तो इस जो कि 24,050 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जो कि कल का हाई भी है जैसे कि। तो इसके साथ में आप अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अप साइड के लिए जो ऑलरेडी आपका लगभग 24,320, अभी 24,200 चल रहा है, 24,320, 24,400 ये टारगेट इंट्राडे में पॉसिबल लगते हैं। और अगर ये आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। तो इस तरह से अपनी ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं, यानी डायरेक्शनल लॉन्ग ट्रेड लेने की ये जगह है। एक्सपोजर कम रखो क्योंकि आप डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं। एंड सो विद बैंक निफ्टी, मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पुल बैक की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, एंड ये पुल बैक थोड़ा रेंज वाइज बड़ा है, इसलिए इसको ट्रेड करना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, आपको अभी सेल के ट्रेड करने से आज बचिए। और जब तक आपका इंट्राडे लो सस्टेन्ड है वही आपका स्टॉप लॉस है, एंड उसको कंसिडर करते हुए बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए 2 से 3.5% की मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। तो जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ होगा आपका इंट्राडे लो, इस 2 से 3.5% की प्राइस को चेस करने के लिए अपसाइड। तो 24,320, 24,400 ये दो टारगेट इंट्राडे के लिए अंबाला जी की तरफ से निकल के आए हैं। और कुछ कह रहे हैं रचित जी, बड़ा रचित जी कुछ कह रहे हैं गुस्से में, और अंशु जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। दिखा दीजिए लोग क्या, मतलब सर क्या रचित जी क्यों नाराज हो गए आप लेवल सुन के? कुछ किस बात से नाराज? लेवल सुन के नाराज नहीं हो रहा हूँ सर। जब से शो पे बैठा हुआ था एक अननोन नंबर बार बार फोन आ रहा था, मैंने म्यूट करके फोन उठा लिया। ओह अच्छा। हाँ, उनको थोड़ा सा बोल रहा था बस। अच्छा लेवल सुन के नहीं सर। मुझे लगा कि कोई आप नाराज हो, किसी कन्या का ही होगा सर। नहीं, किसका? मगर कैसी कन्या का ही होगा, आप जिस तरीके से आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं। कन्या का नहीं है सर। एक हेयर स्टाइल भी तेरे नाम वाली है तो पक्का कन्या ही का होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए तो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं सर। सिल्वर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट। आज जो है सिल्वर के अंदर हम देख रहे हैं कि 4% के, जरा एक बार भाव भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। तो इस सेगमेंट को हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी अपलोड कर सकें। तो देखिए जरा, अभी जो है अगर हम सिल्वर की बात करें तो 3.5% के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं, दिखाई दे रही है एमसीएक्स पे। सुबह जो है और ज़्यादा तेज़ी थी, 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। कॉमेक्स में अगर हम देखें सिल्वर के प्राइसेस में तो करीब 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और सुबह से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी सिल्वर में मजबूती है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों में ही 1% के आसपास की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल अभी सोने चांदी में क्या करना चाहिए? क्या जो ये अनिश्चितता का माहौल है इसमें चांदी की सोने की चमक और बढ़ेगी? और क्या जो ईटीएफ्स को लेकर के लोगों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं, कल भी आ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा हमने कहा कि एड्रेस कर लें, एक 10 मिनट का सेगमेंट करके इसको दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया जाए। शुरुआत करना चाहेंगे अमाला जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए जरा क्या आपका व्यू है अभी एमसेक्स पे, जो है सिल्वर में जो मजबूती देखने को मिल रही है और जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, ऐसे में क्या राय है आपकी चांदी को लेकर के? चांदी और सोना दोनों के लिए एक बहुत ही कॉमन राय है विपुल जी। अपने पोर्टफोलियो में इस कंडीशन में अप टू 15% आप सोना चांदी रख सकते हो इक्वल वेटेज के साथ में। अगर थोड़ा सा हाई, अगर आपके पास में थोड़ा रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है तो चांदी 10% रखो और गोल्ड रखिए 5%। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा न्यूट्रल वाला है या कम है, जिसको बोल सकते हैं मॉडरेट है, तो सोना 10% रखो और चांदी 5% जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ये तो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका रिस्क एपेटाइट भी बहुत ही कम है, उस कंडीशन में भी पोर्टफोलियो में इतना वेटेज हमेशा लेके चलिए। नाउ मुझे याद है चांदी को लेकर के हमने पिछले हफ्ते बात की थी, एंड मैंने बोला था कि 2.75 आराम से आ जाएगा, एंड इट इज नाउ। अब यहाँ से जब आप दोबारा इन सब चीजों के प्राइस को देख रहे हैं तो आप चांदी का ना मैं सिल्वर का फ्यूचर चार्ट आपको रेफर करूंगी, जो अभी मई मंथ का है। एक सेकेंड।
यस, तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मई मंथ का जो फ्यूचर है, यानी नेक्स्ट मंथ में जो एक्सपायरी होगी, वहां पर आपको, अगर आपको स्पॉट चार्ट पर देखना है तो आपके लिए स्पॉट चार्ट पर एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आता है लगभग 2,45,000 रुपए। और कोई भी अपसाइड की ट्रेड आप प्लान कर रहे हैं, पहले ट्रेड की बात करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, मतलब वो तो है ही। अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चांदी के, सोने के, सो अपनी सिप्स को कंटिन्यू रखो अंटिल आपका वो जो कैप है, जो स्टार्टिंग में जो कैप बताया है 10 का और 5 का और 5 का और 10 का अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट, अगर जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता तब तक आप अपनी सिप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ ये एक बैलेंस होगा। नाउ अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे आराम से लगता है कि आपका चांदी 2,85,000 इस हफ्ते आना चाहिए मोस्ट लाइकली, मतलब कम से कम 16 मार्च 15 मार्च के आसपास तक 2,85,000 चांदी आना चाहिए। हाउएवर आपका डाउन साइड में 2,45,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बट क्या 285 के बाद में कोई रिवर्सल के एक्सपेक्टेशन में देख रही हूँ? नो, यहाँ पर आपको स्लो ही सही लेकिन आपको बहुत ट्रेंड मिलेगा। ठीक, बहुत शानदार है। चलिए अंशुल जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर रशीद सर की टिप्पणी लेते हैं। अंशुल सर, आपका व्यू क्या है? ये जो रिकवरी है क्या कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर से जो सिचुएशन अभी इंटरनेशनल देखने को मिल रही है? सर मैं कहूँगा पहले रजत की टिप्पणी ले लीजिए, फिर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके पूरा क्रूड और सिल्वर रन थ्रू कर दूंगा आपको। चलिए ठीक है। रजत सर, आप क्या बुलिश है, या जो आप सिनेरियो अंतर्राष्ट्रीय बता रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अगर मार्केट टूटेगा तो गोल्ड सिल्वर में क्या तेजी बढ़ सकती है? सर पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और गोल्ड जिस तरीके से पोजीशनड है अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको 178 से 182 के लेवल्स दिखाता हुआ ये देखने को मिल सकता है। हल्का सा रेजिस्टेंस गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है 1,68,000 पे। जैसे ही ये क्रॉस करेगा फर्दर अपसाइड आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, पहले भी नहीं हो पा रहा था। सिल्वर जिस तरीके से पोजीशनड है, थोड़ा सा अपसाइड आपको दिखाएगा। 276 पे पोजीशनड है, हो सकता है 298 से 302 तक के लेवल्स दिखा दे। ठीक। अंशुल सर, आप चार्ट दिखाने वाले थे, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी ज्ञानवर्धन कर दीजिए हमारे दर्शकों का, जो लोग टेक्निकल चार्ट भी देखना चाहते हैं। तो चार्ट दिखे तो बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जी आ गया था। जी सर। जी, कल सर जब क्रूड ऑयल 114.15 चल रहा था, तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट टॉप आउट हो रहा है, और ये लास्ट लेवल है 111 का। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम डाउनसाइड देखेंगे। अब हुआ क्या, 4 घंटे पे ये शॉर्ट टर्म टॉप था, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। अगर नया हाई बनना था या ऊपर जाना था तो 111 से जाना था। हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी। हैमर कैंडल की फॉर्मेशन के बाद अगली इनसाइड बार बनी और उसके बाद ब्रेकडाउन बन गया। तो जैसे ही ये टूटा, इसलिए मैं कल से क्रूड पे टॉप बताते आ रहा हूँ कि 111 पे टॉप बना, और आपका पहला टारगेट 4 घंटे पे ओवरलैपिंग डिफेंस था, जो रात को 12 बजे आ गया $82 का टारगेट। तो अभी भी क्रूड पे मैं बुलिश तो नहीं हूं, लेकिन यहां से फ्रेश सेलिंग आनी चाहिए थी $89.9 से, जो नहीं आई है। तो हो सकता है खींच के $97 तक एक स्ट्रेच मिले। इस जोन से आपको क्रूड में वापस सेलिंग मिलेगी। तो $111 से $81 तक ये लंबी डाउनसाइड अगर आपने प्ले कर ली है, तो अब क्रूड को थोड़ा सा सांस लेने की जगह दीजिए। भाग मिल्खा भाग, एक रेस दौड़ चुका है, थोड़ा सा उसको केला खा के ग्लूकोज पीने दीजिए, नया ट्रेड बनने का वेट कीजिए। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे अभी मेरे लिए कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, उसकी वजह बता देता हूँ। पहली चीज, वीकली पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। डेली पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। दूसरी चीज, ये जो 20% गिरा था 2 दिन में, इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 आज 5वां इनसाइड डे है। तो इनसाइड बार में कंसोलिडेशन होती है, और कंसोलिडेशन में उलझने की जगह क्लियर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो या तो 91.60 के ऊपर निकले, $91.60 के ऊपर निकले तो फिर कुछ तेजी बनेगी $97 तक की, या फिर ब्रेकडाउन दे 77.84 के नीचे तो फिर कुछ मंदी बनेगी नीचे में, वापस से वही $67 $68 $70 के जी बनेगी। जब तक इसके अंदर है, आपकी आवाज, मैं आपको व्यू दे सकता हूँ। जी आपकी आवाज चली जा रही सर। जी ऊपर या नीचे ट्रेडर, मेरे पास कोई भी ट्रेड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, इसको जरा एक बार पीसीआर की टीम जरा बातचीत एक बार करिए जरा सर से, एक बार चेक कीजिए। लेकिन इस बीच रविंदर सिंह जी की एक टिप्पणी आई है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। रविंदर सिंह जी कहते हैं
कि अंशुल सर को सुनते हैं तो लगता है कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद जब रचित सर को सुनते हैं तो लगता है दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो ये टिप्पणी आई है हमारे दर्शकों की तरफ से, रविंदर सिंह जी की टिप्पणी। तो ये एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। आवाज़ आ रही है सर आपको अंशुल सर? हाँ जी, हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ रही है। तो अभी एक टिप्पणी है सर, मैंने पता नहीं आप लोग थे नहीं, उसमें जो है ये कह रहे हैं कि अंशुल सर को सुनते हैं तो लगता है सब कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, और रचित सर को सुनते हैं तो लगता ही है दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो ये ठीक है सर, विचार अलग अलग होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए अब स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं अंशुल सर को और जरा उनका चार्ट समझ। जी सर। तो सिल्वर में जैसे मैंने कहा सर कि एज एन एनालिस्ट मैं आपको व्यू दे सकता हूँ ऊपर नीचे का, बट एज ए ट्रेडर मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है जब तक इस मदर बार के ऊपर या नीचे हम नहीं निकलते। 5वां दिन है कंसोलिडेशन का, ये स्विंग लो जरूर स्वीप हुआ था, आपको एक स्कैल्पिंग अपसाइड मिल सकती थी, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करता। तो हम वापस आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में जरूर ट्रेड है $52, $52 पे ये बेरिश एफईजी है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का रिएक्शन मिलता है बेरिश एविडेंस तो हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके हमारा पहला टारगेट होगा $5000 का और दूसरा टारगेट हमारा आएगा $4852 का। अगर 2 से 3 दिन 5200 के ऊपर टिक जाता है तो फिर जो बेरिश एविडेंस हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा, और जो अति उत्साही बेयर्स हैं वो शॉर्ट करेंगे और उनकी शॉर्ट कवरिंग में 5434 आएगा। तो एज एन एनालिस्ट मेरा व्यू ये है कि 5200 से नीचे आना चाहिए 5000 तक, बट एज ए ट्रेडर मैं वेट करूंगा क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है, तो मैं वेट करूंगा क्लियर कट बेरिश एविडेंस का 5200 की जोन में। अगर मिला तो मैं शॉर्ट करूंगा, अगर नहीं मिला और बेयर ट्रैप होते हैं, जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बार बार बोलता हूँ, अगर बेयर ट्रैप होते हैं तो फिर मैं लॉन्ग साइड में प्ले कर जाऊंगा, उनके स्टॉप कटेंगे और एकदम तेजी आएगी, उस तेजी में मैं लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी एज एन एनालिस्ट मेरे पास व्यू है 5200 से 5000 तक नीचे आना चाहिए, 5200 में बेच के 5000 पे कवर कीजिए। एज ए ट्रेडर मेरे को बहुत बुलिश एविडेंस बेरिश एविडेंस की जरूरत है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक मैं नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं आपके दर्शक की टिप्पणी पे कि एक जगह दुनिया खत्म होती हुई दिख रही है, एक जगह सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। सर ये निफ्टी का मंथली चार्ट है 1991 से, तो 1991 में 3 दिन का पैसा बचा था देश के पास, उससे खराब कोई स्थिति नहीं रही। 2020 में कोविड के पास, उससे खराब कोई स्थिति नहीं रही। तो हर तरह की ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। आप जितनी खराब चीजें सोच सकते थे या बाजार में हो सकता था, सब हो गया है। उसके बाद भी निफ्टी कहाँ खड़ी है? 290 से आज 24,175 पे खड़ी है। तो सब चीज हो जाएगा, युद्ध बुद्ध सब चीज खत्म हो जाएगी। एक समय के बाद जब आप पलट के देखेंगे आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी थी। आज 30,000 पे खड़े हैं, 35,000 पे खड़े हैं, 36,000 पे खड़े हैं। तो मैं फिर वही चीज बार बार बोलता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार आप 25,000 पे खरीद के 30,000 पे बेच रहे हैं, 24,000 पे खरीद के 30,000 पे बेच रहे हैं, 22,000 पे 30,000 पे खरीद के 30,000 पे बेच रहे हैं। फर्क इससे पड़ेगा कि इन आपदा में आपने अवसर खोज के अच्छी चीजें खरीद ली कि नहीं खरीदी। अगर नहीं खोज पा रहे हैं अच्छी चीजें तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए, वो खोज लेगा। बट आपदा को अवसर में बदलना सीखिए। नहीं सीखेंगे तो वो दुबई वाले जो क्लाइंट है उनके जैसे 2008 से आज तक वेट कर रहे हैं कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाए और मैं पैसा लगाऊं। तो मार्केट में आज तक सब कुछ ठीक कभी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, और मेरे को नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में कभी सब कुछ ठीक होगा। हमेशा रोने के लिए कोई ना कोई एक बहाना रहेगा, हमेशा तेजी खेलने वालों के पास एक बहाना रहेगा। तो मुझसे जब पूछेंगे मैं तेजी खेलने के बहाने ढूंढता रहूंगा। आप अभी रचित बेरिश है, कल को बुलिश हो जाएगा तो वो बुलिश वाले बहाने खोल लेगा, बट इन दी एंड हम पैसा कमा लेंगे। क्योंकि अगर वो मंदी में है तो वो शेयर खोज रहा है जहां पे शॉर्ट किया जा सकता है। मैं तेजी में हूं तो मैं तेजी वाले शेयर खोज के पैसा कमा ले रहा हूं। उसने एलएनटी में शॉर्ट करके पैसा कमा लिया, मैंने फिन केबल में टारगेट अचीव हो गया, आरआर केबल में टारगेट अचीव हो गया, मैंने तेजी खेल के पैसा कमा ली। न्यूज पे ज्यादा फोकस करने की जगह चार्ट पे फोकस कर लीजिए, पैसा कमा लेंगे, चाहे बुल साइड में चाहे बेयर साइड में। तो आपकी सिंगल लाइन टिप्पणी का जवाब यही है, बहुत ज्यादा न्यूज पे इधर उधर इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे जाने की जगह मानसिक संतुलन पे अपना काबू रखिए, चार्ट्स पे भरोसा कीजिए। मंदी वाले हैं तो रिलेटिव वीकनेस खोजिए, तेजी वाले हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ खोजिए और ट्रेड कीजिए। ट्रेड करके पैसा बनेगा।
न्यूज पे इधर उधर घूमने से पैसा नहीं बनेगा। ठीक, इस सब के बीच में 2900 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से एक ही निवेदन रहता है, जितना ज़्यादा हो सके कार्यक्रम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के दर्शक बन सकें, इस परिवार का, द बोनस परिवार का हिस्सा बन सकें। अंबाला मैम, अगर यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आज अगले हफ्ते 10 दिन के लिए कोई पोजीशन लेनी हो, आप किस पर ट्रेड करना चाहेंगी और क्यों? सिल्वर ज्यादा मैं देखिए ऑप्शंस कर चुकी हूँ, तो मुझे वोलेटिलिटी भी चाहिए रहती है। तो अगर आपको मतलब इसीलिए शायद मुझे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको बीटा ज्यादा रहता है, तो क्योंकि सिल्वर का बीटा ज्यादा है तो इसलिए वहां पर मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा है, क्योंकि आपको वहां पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है। एंड नाउ सिल्वर को लेकर के अगर आपका एक ट्रेड आपको प्लान करना है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की है कि 2,75,000 के आसपास है, वहां से हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। 2,45,000 का स्टॉप लॉस होगा। 280 मिनिमम अभी के लिए पहला टारगेट, अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, 285 के लगभग एक पहला टारगेट बनता है आपका। इसके बाद आप इसको आगे के लिए चेस कर सकते हैं, जिसमें कि 2,92,000 आराम से आ सकता है। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को आराम से प्लान कर सकते हैं। यानी अगर टू बी स्पेसिफिक वापस से समराइज करूं, तो सिल्वर में लॉन्ग ट्रेड बनता है, जिसमें कि लगभग 10,000 पॉइंट आपको स्पॉट चार्ट पर मिलेंगे कम से कम एज अ फर्स्ट टारगेट, और दोबारा आपको उसमें लगभग 7,000 पॉइंट्स यानी 17,000 पॉइंट्स का ट्रेड आप उस स्पॉट चार्ट पर ढूंढ सकते हैं। बट फॉर दैट आपका स्टॉप लॉस 2,45,000 का है। तो पहले इसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। आपका दूसरे टारगेट होते होते सिर्फ 17,000 पॉइंट मिलने, जबकि आपको स्टॉप लॉस जो है 20,000 पॉइंट का लगभग मेंटेन करना है। तो व्यू क्योंकि बुलिश है, तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। आप ऑप्शंस में भी इसको सिल्वर मिनी में या ऑप्शंस में रेफरेंस है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग व्यू के साथ, और डायरेक्शनल ट्रेड चल जाएंगे। ठीक, रजी सर, आपका व्यू क्या होगा? अभी अगर पोजीशन लेनी हो ट्रेडिंग के लिहाज से हफ्ते 10 दिन से, आप किस पर दाव लगाएंगे, क्यों? तो ट्रेडिंग मैं कर नहीं पाता हूँ, और मैं यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मैं 2-3% आप तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बताते हैं, कैसी बात करते हैं आप? सर, इतनी अच्छी आप इतनी अच्छी कॉल देते हैं आप इंट्राडे के, आप कह रहे हैं आप ट्रेडिंग नहीं। सर, वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ने तो मुझे और डरा दिया, क्योंकि उस दिन वो जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी देके गए थे, उसके बाद जो कमेंट आया था कल की, हमारे पास अभी भी रखी है सर, 80 रुपए की ऑप्शन स्ट्रैटेजी 160 रुपए हो गई थी, वो कैरी फॉरवर्ड कर गए, अगले दिन वो 536 रुपए हो गई। तो अब सबको ये लग रहा, ऐसा ना लगे कि कुछ ऐसा मैं करता हूँ और ये मेरे काम है, नहीं, मेरे काम नहीं है। हाँ, गोल्ड पे मैं क्यों हूं सर, गोल्ड पे बुलिश सिर्फ इसलिए हूं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि एटलीस्ट 100 सालों में हमने ये सिचुएशन देखी नहीं है जो हम देखने वाले हैं। कोविड हमने देख लिया, लिबरलाइजेशन देख लिया, वर्ल्ड वॉर नहीं देखा था। जो हम देखने वाले हैं, सेफ हेवेंस में पैसा जाएगा, सेफ हेवेंस में पैसे के लिए गोल्ड में पैसा जाएगा। इसलिए गोल्ड पे जरूर मेरा एक बुलिश स्टांस है, और ये सिर्फ अगर आप इसको 1 से 1.5 साल 2 साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिख सकता है। सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा कन्विंस और कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूं, क्योंकि मुझे सिल्वर के यूजेज में प्रॉब्लम दिख रही है, और जो हमने बात करी भी थी कि चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हीलियम और नेचुरल गैस नहीं मिलेगी अब कतर की तरफ से। सो द एंटायर आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ सिल्वर विल क्रैश डाउन, नॉट कम डाउन, क्रैश डाउन। तो मैं सिल्वर पे नहीं हो पा रहा हूं, बट हाँ गोल्ड पे, क्योंकि जो माइंड फ्रेम अभी हो रखा है, जो मैं दिमागी तौर पे सोच पा रहा हूँ, जितनी मेरे अंदर समझ है, वो गोल्ड पे ही लॉन्ग करने के लिए बोल रही है, क्योंकि टफ टाइम्स अहेड। चलिए ठीक है, चलिए इस सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो जल्द से जल्द इसे आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाए। और इसका थंब हमने तैयार कर लिया, वो चाहे तो हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। इस नाम से आपको, मुझे लगता है अगले 20-25 मिनट में ये सेगमेंट आपको मिल जाएगा कि सोने चांदी में बढ़ी तेजी, गोल्ड सिल्वर ETF में क्या बढ़ा दें निवेश। तो ये अब से थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे 11 बजे तक आपको अगर उपलब्ध हो पाए, तो इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। लेकिन अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसमें हम हर बार जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी बातचीत करते हैं। इसमें हम अपने कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी शामिल करते हैं, तो कोशिश करेंगे आज भी तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश यहां पर रहेगी। और सबसे पहले आज हम लेकर के आते हैं स्क्रीन पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर, जहां पर कि जो है खबर देखने को मिल रही है। अंशुल सर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है सर? डिक्सन आपसे शुरू करते हैं सर, बताइए सर। सवाल क्या था आपका? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ खोए हुए हैं? एक भाई साहब फोन में लगे हुए हैं, एक भाई आप जो है अलग कहीं खोए हुए हैं। हम भी ध्यान फोन ही पे था सर, वो बगल वाले का फोन आ गया था, तो
क्या छोड़िए इस बात को। सबके मतलब गजब। अभी तो शादी नहीं हुई है तो शादी ना होने वाले फोन आ रहे हैं। बहुत शानदार सर। तो सर डिक्सन टेक्नोलॉजी पे क्या व्यू है आपका? आज 4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जेवी को मंजूरी दी है और देखिए स्क्रीन पर आ गई, कंपनी को जो है मंजूरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है और नेमुरा की तरफ से यहाँ पर बाय कॉल भी इनिशिएट हुई है। अच्छी मजबूती, अच्छी तेज़ी यहाँ पर। और क्या यहाँ पर करंट लेवल पर भी आज की इस तेज़ी के बाद फ्रेश बाइंग की जा सकती है? अंशुल जी, आपकी पहली टिप्पणी। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 17,500 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे। 10,600 के लेवल 114 दिन में 47% करेक्ट हुआ है। ये बाउंस बैक है। आज का बाउंस बैक 10-20 डे मूविंग एवरेज में खुला और ऊपरी स्तर से नीचे गिरावट भी आ रही है। हो सकता है ये बाउंस बैक खिंच के 11,250 तक भी चला जाए, बट इवेंचुअली बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 8,447 है, वहां तक आते हुए दिखेगा। तो बाउंस बैक में जितनी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे उतना बेहतरीन होगा। इवेंचुअली 8,440 आना है, जो कि 17,300 के बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल का दूसरा टारगेट है। तो यहाँ पे नई खरीदारी से बचें फिलहाल के लिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अंबाला जी के लिए, तेजस नेटवर्क 7.5% ऊपर। मैम क्या व्यू ले रही हैं आप? तेजी रही, फिर गिरावट रही, अभी क्या करना चाहिए? एक महीने में 30% से ज़्यादा की रैली, क्या दोबारा अभी जो हाल में इसने कुछ दिन पहले जो हाइज लगाए हैं 3-4 तारीख को, दोबारा उन हाइज की तरफ जा सकता है? तेजस नेटवर्क्स को अब डिस्कस करेंगे, वो एचडीएफसी बैंक डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉल जिसके पास भी वो पहले दे दे, चाहे वो सबके लिए। रजी सर आपको भी या फिर अंशुल सर आपको कोई अगर कहीं पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, कोई ट्रेडिंग कॉल, तो बिल्कुल बताइएगा। लेकिन अंबाला मैम, यस एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज 853 एज ऑफ नाउ, 853 के पास में। यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, आपके ऊपर अब टारगेट्स के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको स्विंग ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट, एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जी। तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनती है विद द व्यू कि हमको ये कम से कम स्विंग ट्रेड में 7-8-10 दिन के व्यू के हिसाब से ये हमको 885 रुपए का भाव देगा पहला टारगेट के तौर पर। फिर हम इसे 930 के लिए और उसके बाद में हम इसको लगभग 1040 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। और ये एक अच्छा प्राइस है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी प्लान करनी चाहिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो, और अगर मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड यू कैन बी डायरेक्शनल। हेज की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी प्राइस वाइज ही आपका रिस्क बहुत ही छोटा है। सो स्पॉट चार्ट पर यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट, अगर आप इसको डेरिवेटिव्स में ट्राई कर रहे हैं, स्पॉट चार्ट पर आपका स्टॉप लॉस आप 780 पर 780 पर मेंटेन कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इन टारगेट्स को चेस करिए। अचीवेबल टारगेट्स है ये। चलिए 780 का स्टॉप लॉस, 885, 930, 1040, ये 3 टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर 853 के आसपास ट्रेड करता हुआ एचडीएफसी बैंक इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी स्विंग ट्रेड के लिए पहला टारगेट पे ध्यान रखें, थोड़ा अगर लंबे समय तक रखते हैं 930, 1040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल 853 का ट्रेवल और 780 रुपये का एक स्टॉप लॉस। देखिए एचडीएफसी बैंक हिल गया, मतलब जो है, मतलब वाह गजब, 1.5-2% से ज़्यादा की तेजी, बहुत शानदार तरीके से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अद्भुत। बैंक निफ्टी के लिए बोला ना विपुल जी की 2 से 3.25% जाना है, तो लेके कौन जाएगा? वाह बहुत शानदार। और बैंक निफ्टी जाएगा तो निफ्टी भी खींची जाएगा मैम, मतलब फिर तो मतलब हमारे अब 400 तक के टारगेट आपने दिए हैं, हम लोग भी थोड़ा उससे 100 अंक आगे हमने थम लगा दिया है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है शाम तक निफ्टी, क्लोजिंग कहाँ आती है। चलिए तो फिलहाल के लिए मजबूती बनी हुई, इस पर रखेंगे नजर। मैम आपके लिए सवाल जो था, तेजस नेटवर्क आपने पूछा था जी, तो तेजस नेटवर्क आज मत खरीदिए, इम्पल्सिव बाय करने से बचो। ये आपको मिलेगा 370, 380 के पास में भी 450 है। थोड़ा सा अगर आपने पेशेंस रख लिया तो ये आपको उस रेंज में मिल जाएगा। देन यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट जस्ट 320, जिसमें कि आपको पॉसिबल टारगेट जो है वापस से 450, 510, 550, फिर मतलब इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स है फिर वो। लेकिन ये आपको थोड़े दिन और होल्ड कर लेना चाहिए एंट्री करने से पहले। प्राइस अलर्ट लगा के रखो, 380, 370 के आसपास मिले खरीद सकते हैं। अभी नहीं, अभी महंगा है, ये फिजल आउट हो जाएगी ये वाली मूवमेंट, ये ट्रेड करने लायक नहीं है। ठीक। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं अंबाला में भारत फोर्ज 1900 की पुट 110 पे बाय करके टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं या फिर एग्जिट करें? 95 से 100 की रेंज में बाय किया था कल। अब ये सब अभी इनको क्या करना है मैम?
इन्होंने 110 पे ले लिया है, अब इनको क्या करें? और होल्ड तब करिए ना, तो टारगेट हुआ ना स्टॉप लॉस और वीकनेस दिख रही है स्टॉक में, तो होल्ड कर जाइए। चलिए ठीक, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं जी। हुआ, टारगेट नहीं हुआ, जब चलिए। तक टारगेट स्टॉप लॉस नहीं होते तब तक होल्ड करना है। चलिए एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं, रेडिंगटन। रचित सर देखिए जरा, 12.5% ऊपर रेडिंगटन, और आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? 12.5% की तेजी देखने को मिल रही है, 261 का लेवल। करंट लेवल पे कहीं कोई खरीदारी की या कोई सिनेरियो बन सकता है क्या? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर सबसे पहले मुस्कुराहट का कारण बताता हूँ। कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जो शो देख रहे हैं आज, और उनकी तरफ से ना बार बार मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, जो आप बोल रहे हैं ना कि फोन पे इतना बिजी क्यों है। सर अभी हिजबुल्लाह ने इसराइल का एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। अभी वो कंटिन्यूसली न्यूज भेज रहे हैं कि भाई ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, तुम एक बार शो में जाके बोल दो। मैंने कहा नहीं भैया, आज कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैम ने लॉन्ग कॉल दे दी है, अंशुल भाई भी लॉन्ग बैठे हुए हैं। अभी पता लगा फिर कोई सीएनबीसी जी बिजनेस जैसे चैनल ने कोई फेक न्यूज चला दी, फिर लेवल्स हिट हो जाएंगे। तो मैं तो मैं चुपचाप मतलब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नाम किसी भी मंच का मत लीजिए, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं मतलब लगता। वो सर कुछ भी ऐसा न्यूज आ गई कहीं हाँ, से भी, किसी भी जी। चीज से, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया बन सकता है। तो सर फिर मैं क्या है कि चुपचाप हो गया, कोने होके बैठा हुआ। मैंने कहा नहीं, अभी इस न्यूज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हो सकता है आज एक्सपायरी है, कुछ भी हो जाए, बट कल फिर दिन हमारा होगा, कल सारी न्यूज डिप्लॉय कर देंगे। बहुत तो वो शानदार। चल रहा है सर कि ये तेजी में बैठे हैं, इनको न्यूज तो शेयर कर दो, वो चल रहा था। अब चलिए सर रेडिंगटन की बात कर लेते रेडिंगटन जी। हैं। रेडिंगटन में सर एक क्लियर केस सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये रीसेलर है सर आईफोन के, और इनके सर्विस सेंटर भी। अब रीसेल कैसे होगा जब आपके चिपसेट ऑलरेडी एआई के कारण महंगे होने वाले हैं और उनकी शॉर्टेज सप्लाई होने वाली है? तो क्या यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। ये जो आपको एक अप ट्रेंड मिला है, क्या इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए? हाँ, कहीं भी आपको 268 272 के लेवल्स देखने को मिले, एग्जिट अपॉर्चुनिटी यूज करिए, और लोअर लेवल पे आप देख लीजिए जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिखे। और सर एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मतलब उस दिन जो एक्सपायरी वाला सीन हुआ था ना, ये न्यूज किस तरीके से मैनिपुलेट की गई थी? आई थिंक एशिया या कोई एक न्यूज चैनल था यूएस का, जहां से न्यूज आई थी, और बाद में ईरान ने क्लैरिफाई किया था कि पुरानी न्यूज इन लोगों ने चला दी है। तो ऐसे जब मार्केट में मोमेंटम होते हैं ना, बैक बाय एनी चैनल, बैक बाय एनी ओल्ड न्यूज विच इज गेटिंग ट्रिगर्ड, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो उस चीज से बस थोड़ा सा एक डर लगता है और बुरा लगता है। बट हो सकता है आज भी कुछ वैसा हो जाए जो आप लोग को लेवल्स दिख रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है। इस बीच लॉयल ह्यूमन बीइंग जी लिख रहे हैं, रचित सर पे बड़े कमेंट आ रहे हैं। रचित सर इतने डरते क्यों हैं कॉल देने में? टेक्निकल वीक है तो हम लोगों को रुलाते क्यों हैं? अच्छा तो वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो अभी आपने बोला ना टेक्निकल मेरा वो है, तो उसको लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये टिप्पणी इनकी आई है इनकी कि कॉल देने से डरते क्यों हैं। लेकिन सर क्लियर केस है, जब मेरे सामने अंशुल भाई बैठे हैं, बाला मैम बैठी हैं, और वो कॉल्स निकाल रहे हैं, तो मैं मेहनत भी करूंगा और मेरा कन्विक्शन भी नहीं आ रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता ना। बहुत शानदार। मैं आराम से 1.5 घंटा आराम से बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, चला जाऊंगा। कॉल देके उसकी माथा मारी अपने सर पे लेने की कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सर एक दो जो है ना फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। कल शुगर में अच्छी मोमेंटम थी। क्या क्या किया जाए अंशुल सर, जरा देखिए। चंबल पे क्या व्यू है आपका? 5.5% ऊपर इस समय 425 के आसपास चल रहा है, 425 के आसपास। क्या करना चाहिए? क्या इसमें कुछ प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या अवॉइड ही रखें? अभी आरसीएफ भी अच्छा तेजी दिखा रहा है। अच्छा देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 656 पे, और 31 हफ्ते में 43% करेक्ट हुआ है। आप 50 महीने के मूविंग एवरेज पे है। दूसरा इनका सीजन आने वाला है, तो मोस्ट लाइकली जनरली इस सीजन में ट्रैक्शन बनता है। एक अपसाइड आपको 463 तक मिल सकती है, उसके ऊपर 483 तक मिल सकती है। तो क्या इस तेजी के लिए लॉन्ग प्ले करना है? बिल्कुल नहीं प्ले करना है, क्योंकि इतनी ओवरहेड सप्लाई, 43.61% गिरावट, इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि वही अच्छी न्यूज में ऊपर चलेगा, फिर तुरंत नीचे आने लगेगा जैसे ही ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी। तो जाने को जा सकता है, यहाँ से 50-60 रुपए तेजी दिख रही है, बट मैं उसको पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कुछ सौदे मतलब देख के भी एंजॉय कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सौदे में उंगली डाली ही जाए। नहीं, बात सही है। अच्छा एक चीज़ के बारे में और जरा बता दीजिए। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं आरआर काबिल को लेकर के। श्याम हल्दर जी की टिप्पणी आई है, एक और दर्शक की टिप्पणी आई है, एक विपुल सर फैन के नाम से हैं। कह रहे हैं विपुल सर सक्सेस की अंशुल जी। कह रहे हैं आरएल काबिल बाई क्या हुआ है 1490 पर। स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट एक बार दोबारा कर दीजिए। कल तो बताया तो था जो स्टॉप लॉस टारगेट। सर चाहें तो एक बार फिर से रिपीट कर दिए सर आप।
सर सुबह 1534 में प्रॉफिट बुक कराई थी, जब मार्केट ओपन हाई के साथ खुला था तो जितनी भी लॉन्ग पोजीशन थी एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए ट्रेडिंग वाली पे। अगर आपके पास 2-3-4 महीने का समय है तो वापस 50 डे मूविंग एवरेज 1460 के आसपास जैसे बुलिश एविडेंस मिले बाई करके चलना चाहिए। ऊपर में 1600 1650 का टारगेट मिल जाएगा। सामने फिन केबल में भी टारगेट अचीव हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा पैसा खाली करके इस पे ध्यान रखिए, ये मिल जाता है 1460 के आसपास। बुलिश एविडेंस पे ट्राई करेंगे लॉन्ग करने की। अब इन्होंने 90 में बाई किया तो किए क्या करें? शांति से पड़े रहने दीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो 30-40 रुपए में बुक करके डिप पे ऐड करना सीखिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर ये 30-40 रुपए की गिरावट में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक स्टॉक जो 2-3 बार पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे बाई दिया है, आज फिर चलना चालू हुआ है, थंगमलाई ज्वेलर्स। तो इस पे ध्यान दीजिए। इसमें वापस से ऑलमोस्ट कल 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है। जो आरआर केबल पे हम बात कर रहे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होने पे बाई करेंगे, कल इसमें 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होके चलना स्टार्ट किया है तो इसको बाई करना चाहिए 3690 के आसपास। ऊपर में आपको 3800 3900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिए 3620 रुपए का। तो इसका टारगेट क्या बताया सर आपने? पहला 3800 पकड़ लीजिए, ऊपर फिर 3900 पकड़ लीजिए। 3900 ठीक है, 3900। चलिए तो ये यहाँ पे दो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी चल रहा है 3690 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइए 3620 का, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। ये भी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 4% की तेज़ी यहाँ पर थंगमलाई ज्वेलर्स में देखने को मिल रही है। 3800-3900 के टारगेट यहाँ पर देख के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3620 3620 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है। 3.5-4% की तेज़ी थंगमलाई ज्वेलरी में देखने को मिल रही है। चलिए तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। मैम जरा एक तो आप देख लीजिए आरसीएफ पे क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र की बात चल रही थी, और एक बीएससी को लेकर के मेरा सवाल है कि आज की इस रिकवरी में जो देखने को मिल रही है बीएससी को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? क्या इस रिकवरी में, चूंकि ये भी बिल्कुल इंट्राडे हाई पर ही है, बीटीएसटी जैसी कोई कोशिश की जा सकती है या स्विंग ट्रेड जैसी? बीएससी में मैंने अपना धीरे धीरे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है पिछले हफ्ते। तो दिस इज माय पोर्टफोलियो स्टॉक एंड मैं इसको ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, मैंने अपने बच्चे के हिसाब से इसको बाय करने की कोशिश किया। दैट आई विल कीप ऑन बाइंग दिस स्टॉक फॉर अप, जब तक ये मेरे पोर्टफोलियो में लगता है 5-10% के मैक्स रेंज तक नहीं पहुंचता है। सो दैट इज द व्यू। मैं इसको होल्ड कर रही हूँ, बाय करके चल रही हूँ और मेरे लिए एक बहुत अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है। ट्रेडिंग व्यू क्या है मैम इसमें? चलिए आपने तो बहुत लॉन्ग टर्म, मैं वही तो बता रही हूँ कि मैं आपको व्यू वैसे नहीं रख सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रचित सर से इस पे ले लेता हूँ, आप आरसीएफ बता दीजिए। जी इट्स बुलिश। बुलिश है, ठीक है। आरसीएफ बता दीजिए आप, मैं इसका व्यू जो है रचित सर से ले लूंगा। जी यस। तो आरसीएफ अभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए धीरे धीरे पहले ये वाले स्टॉक चले थे शुगर वाले, जो कि अभी चलेंगे, पूरा मूवमेंट उनका हुआ नहीं है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस मूवमेंट आ रहा है। तो ये सब चीजें एक तरफ ये इंडिकेशन दे रही है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने किसानों का लोन जो माफ किया था इससे ये मतलब थोड़ा सा इन सब स्टॉक्स के लिए, इनकी रीपेमेंट्स, इन सब चीजों के लिए ओवरऑल एग्रीकल्चर जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बूस्ट या फिर फोकस में लाया वापस से। तो वही सेंटिमेंट्स के दौरान ये मूवमेंट अभी चल रहा है एंड दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स। सो अब यहाँ पर आरसीएफ वैसे ही बॉटम आइंग अपॉर्चुनिटी है। आरसीएफ 7% के आसपास चला है। अगर आप 7% का लॉस झेल सकते हो तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। कल का लो शुड बी द स्टॉप लॉस, जो कि आपका 109 पर है। आप इसको 108 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और इंट्राडे में आप पॉसिबली आरसीएफ अगर आप अभी बाय कर रहे हैं और ये आपको आरसीएफ अगर आप अभी बाय कर रहे हैं 117 पर, तो 128 रुपए शुड बी द फर्स्ट टारगेट। आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 135 रुपए और 140, ये 3 टारगेट बहुत पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से 140 तक का भी वेट, अगर आप 2 महीने इस ट्रेड को होल्ड कर सके तो आप 140 को भी देख पाएंगे। रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, जस्ट एट 7%, जो कि कल 108 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। करंट प्राइस पर बाय है 117 के पास में। वाह बहुत शानदार। चलिए स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ही आ गए। तो ये जो है हमारे जो है प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं वो छुट्टी पे गए हुए थे, तो धीरेन्द्र जी ने कमान संभाली हुई है। तो मतलब जो है तीव्र गति से और तीव्र गति से जो है चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए रचित सर के पास चलते हैं फटाफट। और रचित सर जरा 2 स्टॉक्स आपके लिए, एक तो बीएससी जो कि मैम के पास पोजीशन है, और दूसरा पैराडी फॉस्फेट। ये हमारे 100 रुपये वाले शेयरों में, कई बार सस्ते शेयरों में हम लोगों ने कवर भी किया है। दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ट्रेडिंग व्यू रहेगा क्योंकि अभी के लिए चूँकि हम सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू क्या होगा आपका?
सर देखिए, क्लियर केस है। कल एनएससी की 30th एनिवर्सरी थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अभी एक महीने में आपको सुनने को मिल जाएगा कौन से मर्चेंट बैंकर्स होने वाले हैं उनके आईपीओ के लिए, और वो सब एक डेवलपमेंट हो रहा है पैरेलल साइड पे, जिसके कारण बीएससी का आपको ये अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 3160 तक का ये मूव आपको देखने को मिल सकता है। और कल अगर हम एफएनओ में भी पोजीशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है बीएससी में। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 3160 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। पारादीप फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। ये एक जो बाउंस दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल है। और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो तो बिल्कुल दूर रहेंगे पूरे फर्टिलाइजर स्पेस से, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई है कि शॉर्ट सप्लाई आने वाली है बहुत बड़ी, और वो हिट होगी तो उससे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके अलावा जिनके पास लोअर लेवल पे पोजीशन है या जो ढूंढ रहे हैं एग्जिट करना, कहीं भी 118 से 120 की रेंज में दिखे एक बार एग्जिट बुक कर लीजिएगा। यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, हालांकि डिफेंस के लिए हम अगला सेगमेंट रख रहे हैं, लेकिन एक जी शिपिंग पे जरा बातचीत कर लेते हैं। अंशु जी जरा बताइए, जी शिपिंग को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? करंट लेवल पे 3-3.25% ऊपर, करीब 1383 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करना चाहिए सर? सर जी शिपिंग में देखिए 72 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई आता है 1470 रुपए। तो डिफेंस में दो काउंटर, एक बीईएल एक जी शिपिंग, ये दो में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इन दो में अगर लॉन्ग करना है तो इन्हीं दो में करना है। मैं जनरली इन स्टॉक से दूर रहूंगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो मैं सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा जो डोमिनेंट डाउन ट्रेंड में। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग में, बट अगर आपको करना ही है तो 1308 का ब्रेकआउट है, 1470 का पहला टारगेट है, वो निकलता है तो 1600 तक जा सकता है। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 1290 का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस काटने में थोड़े भी कमजोर हैं तो दूर रहिए। चलिए ठीक है। चलिए, वो बहुत बुलिश नहीं है पूरे सेक्टर को ही लेकर के, अंशुल जी की राय हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1470 के टारगेट, 1600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1290 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। अब जरा आ जाते हैं, जो है कुछ एक छोटे शेयर भी अच्छे कर रहे हैं, उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय जो है बातचीत ले लेते हैं। पहले अंबाला मैम, सुजलॉन देखिए, सुजलॉन पे आपने 37 का स्टॉप लॉस बोला था, वो टूटा नहीं। क्या हम ये मान लें कि वर्स्ट इज ओवर? आज फिर 2% ऊपर, 40 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो क्या जो बुरा वक्त था वो निकल गया? क्योंकि फंडामेंटल कोई बड़े रीज़न समझ में नहीं आए, लेकिन ये शेयर जो है चार्ट्स पे लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। एफआईज की भी हिस्सेदारी बढ़ी है, उसके बावजूद कमज़ोरी रही है। आपका व्यू सुजलॉन पे अभी क्या करें 40 रुपये पे? 37 इज द स्टॉप लॉस। इफ यू कैन मैनेज दैट तो आप ट्रेड भी एक बार प्लान कर सकते हो, लेकिन अपने मेक श्योर करिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी 5% से ज्यादा वेटेज मत रखो। वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है, आपको संभालना होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी 37 जब तक बरकरार है तब तक इसमें हम लोग अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाय करना 42 पर भी मैंने एवरेज करने के लिए बोला ही था, तो अभी 40-50 पर है, 40 रुपए 48 पैसे पर है, बट स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं इसको दोबारा बाय करने से पहले सोचूंगी कि कहां पर बाय करना है। इज इट गोइंग 30 और इज इट गोइंग अबव 45? सो दैट काइंड ऑफ स्टॉक एंड प्राइस सिचुएशन इट इज राइट नाउ। स्टॉक अभी अगर 40 जिसके पास नहीं है, एवरेज छोड़ दीजिए, जिसके पास नहीं है, क्या 40 रुपए 50 पैसे के आसपास आज के लिए क्या नई पोजीशन बनाई जा सकती है? और है तो 37 रुपए के स्टॉप लॉस आपने बताए हैं, टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट अगर आपको देखने हैं तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल वही है। तो 42 रुपीज का एक्सक्यूज मी 42 रुपीज शुड बी द टारगेट। पहला टारगेट इतना ही है, और इसके बाद आप चाहे तो 44 तक के लिए भी ट्रेड के तौर पर प्लान कर सकते हैं। बाकी पोजीशन अगर आपकी ट्रेडर इन्वेस्टर माली है तो होल्ड करके चलिए 37 के एसएल के साथ। नाउ बोथ द केसेस स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 37। चलिए ठीक है। रचित सर, आपके जो एक शुरुआती दौर में जो एक पहचान बना वोडाफोन, 10 रुपए के नीचे कल फिसला, अब तो खैर बहुत सारे शेयर और जो है चीज़ें, आपकी पहचान तो खैर अलग ही है, अद्भुत हो गई है। पर शुरुआत में सर वोडाफोन जो है ना, वोडाफोन के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि वो रचित जी की राय जब तक नहीं आ जाती तो अब क्या करें? 10 रुपए के आसपास है, कल 10 के नीचे भी गया था, अब रिकवरी के बोर्ड में है, क्या करें सर? ये लेवल कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको?
सर देखिए क्लियर केस है। इस पे 9 रुपए 60 पैसे 9 रुपए 80 पैसे की रेंज में आता है, तो थोड़ा सा लेके रखें, मगर यही सोच के लेके रखें। जो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अभी मेरे को कोई भी फ्यूल नहीं दिख रहा है जो ये 12 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देगा। अगर आप यहाँ पे लेते हैं पोजीशन तो डेफिनेटली लेके रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 11 रुपए 40 पैसे 60 पैसे 80 पैसे में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। दो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, टर्न अराउंड है, बट 12 रुपए के ऊपर अभी सस्टेन होता हुआ नहीं दिखता। और 9 रुपए 60 पैसे से 80 पैसे की रेंज में एक बार पोजीशन बना लीजिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंशुल जी, सीजी पावर पे व्यू क्या है? सीजी पावर में बीच में भी हम लोगों ने बात की थी, अच्छा मोमेंटम बना था, ठीक है, बाजार का माहौल ख़राब हुआ, ये शेयर भी टूटा, अभी कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या 718 के आसपास? तो 785 दिख रहा है, क्लियर वो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, गैप के साथ चला है। 24 दिन में निफ्टी 10% करेक्ट हुई है और ये स्टॉक 23 दिन में 40% चला है। तो जहाँ 10% की गिरावट के सामने ये 40% चला है, दोनों को जोड़ दें तो 50% की रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गई। तो स्टॉक में बाई करके चलना है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, आज ओपन लो के साथ चला है, या तो आज के लो का स्टॉप लॉस ले लीजिए, एग्रेसिव है तो 703। आइडियली इसका स्टॉप लॉस 684 का आता है जो स्विंग लो है, और ऊपर 785 पे एक अनमिटिगेटेड लेवल है, उसको टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। चलिए, ये बात है, लेकिन एक चीज़ की जाने से पहले मैं अंशुल जी की तारीफ जाते जाते एक चीज़ के लिए करूँगा कि कल जो एक इन्होंने एक बोल्ड व्यू जो है वो क्रूड को लेकर के दिया था, और वाकई में वहाँ से अगर हम देखें तो 25-30% के आसपास का करेक्शन जो है वो 24 घंटे के अंदर देखने को मिला। तो ये बड़ी शानदार तरीके से क्रूड को लेकर के एनालिसिस रहा। सर, अभी क्रूड को लेकर के जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे क्या, और कोई ट्रेड या कोई स्टॉक अगर आप बोलना चाहें तो? नहीं सर, क्रूड में जो ट्रेड था वो खत्म हो चुका, अब गोल्ड पे ध्यान है। अगर 5200 के डॉलर के आसपास कहीं भी बेरिश एविडेंस बना तो फिर 5000 और 4800 रुपए के लिए ट्रेड करेंगे। फिर वही बोल रहा हूँ, फर्क समझ लीजिए, एक एनालिस्ट में और एक ट्रेडर में बहुत अंतर है। एज एन एनालिस्ट 75 चीज पे मेरा व्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी उंगली उठा के 75 में बाई सेल बटन दबा दूं। मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मेरी एक लिमिटेड कैपिटल है, तो मेरे एक लिमिटेड ट्रेड्स होते हैं। क्रूड में कल था, खत्म हो गया। आप गोल्ड में डेवलप होते हुए दिख रहा है, बना तो करेंगे, नहीं बना तो शांति से बैठे रहेंगे, अगला कोई ट्रेड मिलने तक। कल सुबह मैंने आपको बताया भी था कि रिलायंस में बाई बटन ओपनिंग में दबाई है, क्लोजिंग में बेच के चले गए थे, क्योंकि बिग बास्केट से आटा ऑर्डर करना था, तो रिलायंस शाम को बेच के भी चले गए थे, तो रिलायंस में पास पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से, मतलब ये तो मजाक की बात हो गई, बट वेट कीजिए पेशेंस से ट्रेड बनने का। ये मतलब दिहाड़ी मजदूर की तरह दिन में 8-10 ट्रेड लेने की जगह हफ्ते में एक बार, जैसे रचित कहता है 100 सोनार की 1 लोहार की, वेट कीजिए, लोहा गर्म होने का, हथौड़ा मारिए, एक बार में पैसा निकालिए हफ्ते भर का, शांति से बैठिए। कल क्रूड में मिल गया, अगली अपॉर्चुनिटी शायद गोल्ड में बनेगी। 5200 पे रिजेक्शन बना और अगर एविडेंस मिला तो शॉर्ट पोजीशन जरूर लेंगे जी। अच्छा, एक चीज़ रचित सर के थोड़ा आपकी स्माइल बढ़ाने के लिए वो ये है कि अभी जो अपडेट आई है कि जो गैस किल्लत की जो क्राइसिस है ना, मुंबई के 20% होटल रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, और अब ये 50% होने वाले 50% होने वाले, 1 घंटे पहले आगे। हाँ, 1 घंटे पहले के आसपास की अपडेट है कि 50% होटल रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। और अब इसका असर जो है, जैसा कि वो घर तक आने वाली जो बात थी, वो जो मैंने शुरू में ही कहा कि वो थोड़ा सा जो है समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 50% जो है होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। वो हमारे ऑफिस के सामने सर, पता करना, राधे श्याम था, उसका कटलेट मेरे को पसंद था, कहीं वो ना बंद हो जाए। देखिए सर, छोले भटूरे अब वहाँ तो मतलब अद्भुत है, मतलब बनारस की तो खाने की अद्भुत, मतलब वो तो बम्बई ऑफिस के बाहर राधे श्याम है, उसका कटलेट मेरे को बड़ा पसंद है, कहीं वो ना बंद हो जाए। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए सर, आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। डिस्क्लोजर सर, सर जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस, अच्छा सर को सुन लीजिए सर, जाते जाते रुकूंगा सुन के जाऊंगा। पहले मैं वो मुन्ना भाई वाला एकदम अपना एकदम स्ट्रेट है डिस्क्लेमर, कोई भी डिस्टर्ब करता है ना तो वो मुन्ना भाई वाला याद आ जाता है, ये फ्लो नहीं डिस्टर्ब करने का मामू। तो जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट के पास हो सकते हैं, हमारे पास नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, रचित सर आप अपनी बात कर लीजिए सर। सर, वोडाफोन आइडिया के लिए खबर आ गई, वो हम लेटर डिस्कस कर लेंगे। कल हो सकता है पूरे वाराणसी में आटा डिलीवर हो गया है बिग बास्केट से, तो कम से कम 1 महीने का तो वाराणसी का आटा का कंजम्पशन सेटल हो गया है। तो अमी ने दिया है, कौन सा पैसा दिया है?
क्रेडिट तो मेरे ही नाम आएगी। वाह, पैसा दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन एक अरे भाई साहब, आपने जो रिलायंस बेचा है, बिग बास्केट किया है, इतना तो कमाया होगा कि वाराणसी में डिलीवर कर दिया अच्छा होगा। अच्छा, अगले स्टॉक्स पे आए। सेगमेंट को समाप्त करने से पहले एक टिप्पणी और ले ले संजय कुमार धीर जी की। कह रहे हैं विपुल जी, अंशुल जी, रचित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। रचित जी ने बाल भी ऐसे कटवाए हैं कि जैसे कटिंग ना लग करके लग रही है कि रमजान के महीने में ईद की टोपी लगा करके घूम रहे हैं। तो ये अद्भुत जो है एक टिप्पणी आई, मैंने कहा इसको जो है। आप देखिए, बाल पे आ गई ये बात, तो आखिरी बात बोल के बस एग्जिट करूंगा। एक तो अभी संडे को बच्चों को वहां मॉल ले गया था, तो वहां पे अचानक से दिख गया कि तेरे नाम री रिलीज हो रही है, तो वहां से हेयर स्टाइल वो कनेक्ट कर गए। दूसरी चीज मेरे को ये पूछना है कि नाई ने कैंची से बाल काटे हैं, ट्रिमर से बाल काटे हैं, कि रेंदा ही फेर दिया है? चलिए 3 नंबर फिरवाता हूँ हर गर्मियों में, वही फिरवा के आया। बहुत शानदार अंशुल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले एक आठ टिप्पणी और ले लेते हैं। एक क्यूपिड पे व्यू जानना चाहेंगे, अंबाला मैम आप दे दीजिए, और एक नेटवेब टेक्नोलॉजी, इन दो में से किसी एक पर आप दे दीजिए, एक पर रचित सर, और इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। मैं नेटवेब ले लेती हूँ। हाँ, आप नेटवेब ले लीजिए, ठीक है। क्यूपिड सर आप ले लीजिए। क्यूपिड खरीदा है, यस। क्यूपिड आपने कल खरीदा है। ये जितने अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ करके इतनी मेहनत से हम लोग निकालते हैं, आप सब पहले ही खरीद लेती हैं। यस मैम। ऐसा नहीं है, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ मतलब चलिए ठीक है। नेटवेब अभी भी बुलिश है, एंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन सीरियसली थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म पे नहीं रखना चाहते हैं इसको। 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही है, 50 मूविंग दिन के आसपास ही है। इन सब बातों को भी अगर आप जाने देंगे, जस्ट लुक एट द प्राइस एंड कैंडल, सब कुछ आपको समझ में आएगा कि अगर आप आज इसको 3330 के आसपास खरीद लेंगे, तो कम से कम आपको 3500 का तो एक टारगेट मिलना ही है, जो 2-4 दिनों के अंदर भी मिल सकता है मोस्ट लाइकली। बट बेयर मिनिमम 3750 से 4500 के टारगेट है। 6 महीने के दायरे पर अगर अपने व्यू रख के चला तो भी ये टारगेट पॉसिबल है। वेयर इन योर स्टॉप लॉस गोना बी जस्ट एट 2700, तो 500 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस है, और धीरे धीरे चलते हुए आपको टारगेट यहाँ पर अच्छे खासे दिख जाएंगे, लाइक 1200-1300 पॉइंट के। तो इसको ट्रेड करना चाहिए। एंड वाइल वी आर टॉकिंग, RCF 122-123 आ गया है। अब इस ट्रेड में लॉस मत करना, बस इतनी इंश्योर करिए। अगर इंट्राडे में 127 रुपए को टारगेट कर रहे हो तो अब लॉस मत करना। स्टॉप लॉस यहाँ पर अब आप पहले 108 रुपए था, अभी 112 पर पहले लेके आ जाओ। वाह मैम, क्या कॉल, मतलब क्या सही टाइम पे आइडेंटिफाई हुआ शेयर। 128 का टारगेट दिया गया था, बताइए, पहला टारगेट, और 123 आ गया, 12% ऊपर RCF। अद्भुत, बहुत शानदार। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई है, मैम क्या स्टॉप लॉस टारगेट क्या किया आपने, क्या बताया? 108 था, अभी 112 पर शिफ्ट कर लीजिए, और 117 के लगभग बाइंग थी। तो लॉस कम करना है, पहली प्रायोरिटी है कि हमको लॉस कम करना है। उसके बाद टारगेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर टारगेट की तरफ शिफ्ट होंगे। बट एज ऑफ नाउ 112 इज द स्टॉप लॉस, अर्लियर इट वाज 108। ठीक, बाजार की स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप बोनस पे हैं तो आप मतलब जो है कमाई के मौके आपको मिलते रहेंगे। रजी सर, नेटवेब मैम ने बोल दिया, अगली कंपनी आपकी। जी सर, क्यूपिड देखिए कभी भी कंफर्ट नहीं दिया है मेरे को, और उसके पीछे कारण बहुत सारे रहे हैं। 32 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये अपने मोमेंटम से चल रहा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ भी इतनी नहीं दिख रही है। और अभी ये जो भाव दिख रहा है ये एडजस्टेड है, 1 से 4 का बोनस निकला है। 98 से 104 पे ये अपसाइड अरेस्ट होना चाहिए, फिर डाउन ट्रेंड पे ही जाता हुआ दिख रहा है। मैं बुलिश इसमें नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं, ट्रेडिंग व्यू भी नहीं ना इस पे, मतलब नहीं। हाँ ठीक। चलिए, तो ये बात हो गई क्यूपिड को लेकर के। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त, और अगले सेगमेंट की तैयारी करने शुरू करते हैं। एक हमारे दर्शक है, काफ़ी नाराज हैं, और उनका प्रश्न लेकिन रचित जी से ही है, और वो उन्होंने धनराशि भेजी थी सर, तो उनके सवाल हम लोग अब तक नहीं ले पाए। उन्होंने 2-3 सवाल हैं, अब जिसमें 1 या 2 पे आप टिप्पणी कर दीजिए। सेजल शर्मा जी हैं, गुड मॉर्निंग ऑल, आई हैव बेल राइज, एक तो है इनके पास 90 पे, दूसरा है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर आप बता दीजिए 1140 पे लेके बैठे हैं। ये 2 आप फटाफट कवर कीजिए, तब तक जो है हम लोग अगले सेगमेंट की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, बेलराइज को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे ना, आपने अगर 90 रुपए पे ले रखा है तो प्रिटी डिसेंट, मतलब मैं आपको कहूंगा कि अभी आपको जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले 96, 98, 196, 98 लेवल्स पे, आपका पैसा डबल हो गया, 50% बुक कर लीजिए, बाकी रखिए। कंपनी अच्छी है,
बट जो हम अभी पूरा प्रेशर देख रहे हैं अभी ऑटो एंसिलरी में, और क्रूड का अलग प्रॉब्लम हो रही है, चिपसेट की अलग प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे क्राइसिस आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। तो अकॉर्डिंगली मैं कहूंगा 50% अपना पैसा निकालिए, कैपिटल फ्री हो गया, बाकी रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने 1100 वॉट लेवल्स पे कब लिया है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बट ठीक है, आपका कुछ एवरेज ट्रेड या प्रॉफिट बुकिंग आपने करी होगी जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ गई होगी। बिल्कुल, अभी इसमें भी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि 50% जहां भी आपको आज के मार्केट ट्रेंड में, कल के मार्केट ट्रेंड में 1610 1624 लेवल्स पे मिले, एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक तो करी है बट चिपसेट की मार इनको भी लगने वाली है। कोरियन मार्केट और ताइवान मार्केट बहुत क्लियरली कह रहे हैं चिपसेट का शॉर्ट सप्लाई, तो सेल्स नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ एग्जिट करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक काउंटर इनका और रह गया था, वो मैम से पूछ लेते। मैम, जोमेटो पे चूँकि रशीद सर की एक राय है, तो मैं चाह रहा था कि जोमेटो आपसे डिस्कस कर लूँ, ताकि मतलब एक हर तरह की व्यूज़ मिल जाने चाहिए। जोमेटो सर मैम 150 पे लिया हुआ है, बहुत बुरी तरह पिट रहा है, हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। भविष्य में कोई गुंजाइश है क्या? 150 पे भाई साहब ने लिया है, सजल जी ने। लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत अच्छी मम्मी हूँ, मतलब वाह। आई एम गुड मदर, तो इसीलिए मुझे जोमेटो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ये आदत खराब करता है। बट यस, कभी कभी ये आपने तो जो घुमा करके एकदम से मतलब वाह, बहुत शानदार है जी मैम। बस वही कि मतलब लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है, बट लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं डैश। चलो, तो अभी जो है फिलहाल के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी अगर आपको इसमें ढूंढना है कि क्या करें, तो 227 पर है, डोंट बाय, इट इज वेरी लाइकली टू टच 190 अप्रोक्सीमेट प्राइस, तो उसके लिए आप वेट कर जाइए। एंड फॉर दैट यू गॉट टू वेट, क्योंकि आज 227 पर है, 255 भी जाएगा, तो 255 के बाद ये 200 190 वगैरह के जो प्राइस आने वाला है, तो क्या हम यहाँ पर 255 को टारगेट कर ले जब ये 227 पे चल रहा है? नो, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस पड़ा है, योर स्टॉप लॉस गोना बी समवेयर लाइक 165। तो इसलिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब है, यहाँ पर एंट्री करना मेरी तरफ से सजेस्टेड अभी नहीं है। आपको इसमें एंट्री बनानी चाहिए, बट एज क्लोज टू 190 जी। चलिए, इस बीच जरा वो खबर एक बार के लिए दिखा देते हैं फटाफट 10 सेकंड में, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जो अभी हम बात करते हैं 1 घंटे पहले करीब ये खबर आई है, लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार बता देते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर के अब जो है यहाँ पर क्या कुछ नए नियम आए। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुकिंग का नियम बदला है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर रिफिल का जो है नियम जो है वो बदला है। ये फैसला जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लिया गया है। सरकार ने एलपीजी रिफिल के लिए न्यूनतम मिनिमम वेट जो है वो 21 दिन से बढ़ा करके अब 25 दिन कर दिया गया है। तो ये आपके सीधे जो रसोई है, खासतौर से कमर्शियल के लिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चिंता या फिर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है। अभी तक घर के लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की जो रिफिलिंग होती है उसको लेकर के नियम बदला है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जब जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ बदल रही है, ऐसे में एकदम से होर्डिंग शुरू हो जाती है, वैसी कोई सिचुएशन ना हो, इसके लिए सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के जो नए नियम है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो आप सबको हर तरह की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। एक बार इसके साथ जरा तमाम जो है हमारे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को जरा शेयर्स जो है वो एक बार दिखा दीजिए फटाफट। ये बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई दिखाई दे रही है। ओएनजीसी इस समय 270 के आसपास। ओएमसीज पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सुबह बड़े तेज थे, लेकिन उसके बाद एकदम से ठंडे पड़ते हुए ऑयल इंडिया में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। इस बीच बीपीएल नहीं, बीपीसीएल दिखा दिए। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल भी एक नज़र डाल लेते हैं, सुबह से हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस पर बाद में नज़र डालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आ गया स्क्रीन पर रिकवरी आ रही है थोड़ी बहुत। आईओसी अब 161 के आसपास। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इन पर भी बातचीत की जाएगी आगे चल करके, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के भी, और साथ में पीएसयूज को लेकर के अपने हिसाब से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर निकल करके आए हैं। अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, अगले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। और रशीद सर, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए सर। इंडोनेशिया वाली खबर पता आपने, खैर आपसे कैसे मिस होगी। अब ब्रह्मोस जो है वो वहाँ पे जा रहा है सर, मतलब आगे चल करके जो डील होगी। बीडीएल जैसे शेयर, पीटीसी इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों पे क्या असर रहेगा, बीडीएल से शुरुआत करते हैं आपके साथ। अच्छा, अंबाला मैम को पहले कुछ कहना ऐड करना चाह रही हैं क्या मैम? जी मैम। मैंने कल बताया था ना, इंडक्शन चूल्हा ले लिया है। क्या ले लिया? अच्छा, इंडक्शन चूल्हा, वाह, इंडक्शन लिया था। न्यूज का अगर
पेट्रोनेट जैसी कंपनीज, गुजरात गैस जैसी कंपनीज बोल रहे हैं कि फोर्स मेजोर है, तो कोई ऊपर पे टॉप पे कुछ भी बोले, कंपनीज का जो रिएक्शन है वो आपको एक इंसाइट देता है जिसके ऊपर आपको अपनी प्लानिंग करनी है, घर की भी और मार्केट की भी। आज बहुत तो जिस तरीके से संतुलन आप बना के चल रही है ना, कि मतलब बाजार भी देख लिया, घर के लिए चूल्हा फेंक करके, सिलेंडर फेंक करके, इंडक्शन लेकर के आ गई, अद्भुत। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। रजी सर, पहले टिप्पणी आपकी। देखिए सर, जिस तरीके से ये डील होती हुई दिखी है, ये बहुत ज्यादा इन लाइन थी विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। हम कंटिन्यूसली बोल भी रहे थे, पीटीसी इंडस्ट्री में अभी 17,400 लेवल्स पे चल रहा है। एक बार आपको टॉप आउट होता हुआ दिखेगा 17,900 लेवल्स पे, वो 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर सरपास करने के बाद आपको 18,700 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। क्या यहां फ्रेश पोजीशन बना लेनी चाहिए? नहीं, वो नहीं कहूंगा। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए कहीं भी आपको करेक्ट करता हुआ दिखे, और करेक्ट करने के बाद कहीं भी आपको 16,600 के आसपास आता हुआ दिखे, वहां फ्रेश पोजीशन बनाएंगे यहां। ठीक, ये बात यहां पर। और बीडीएल पे क्या बोला सर आपने? सर बीडीएल भी आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, थोड़ा सा हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि इसको अभी टाइम लग सकता है चलने में। तो लोअर लेवल पे जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी है वो तो वेट करे, जिन्होंने नहीं बनाई है उनको मैं कहूंगा वापस कभी आपको 1240 1260 मिले, पोजीशन बना लीजिएगा। इसमें मूवमेंट आएगा कब? 1360 पहले ब्रीच करना चाहिए, उसके बाद ये मूवमेंट दिखाएगा 1440, और 1440 के बाद इन मीडियम टर्म आपको 1600 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। बट पोजीशन लोअर लेवल पे मैं क्या करूं सर, मजबूर हूं, मार्केट नीचे देख रहा हूं तो इन लेवल्स पे खरीद नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आपकी मजबूरियों का हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। हमारा मैम मजगांव डॉक जरा देखिए आप, 2.5% से ज़्यादा की मजबूती। शिपिंग डिफेंस पे लगातार जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब तो इनके हाथ बंधे हुए हैं रचित जी के, वरना रचित जी भी काफ़ी बुलिश थे इस पर। आपका व्यू क्या है मजगांव को लेकर के? अभी मजगांव में ट्रेड पॉसिबिलिटीज तो है, इन्वेस्टमेंट वाला भाव पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कंडीशन क्योंकि जो वॉर सिचुएशन अभी करंट में चल रही है उसकी वजह से शायद वो टारगेट की तरफ पहले जाए। बट मैं फिर से इसको एक बार सर एक वर्ड में क्लैरिफाई कर रही हूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 2000 से 1900 1800 के जो भाव है ये बहुत बढ़िया है। बट अभी ये चल रहा है 2300 पर भी, आई हैड रिकमेंडेड इट कि बाय करना है, बट अभी ये 2450 के पास में है। तो भी यहाँ पर अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, ये मौका है। क्योंकि यहाँ से आपको 2650 एक सेकंड टारगेट था, बट स्टिल नाउ इट्स फर्स्ट टारगेट फॉर यू। तो 2650 और 2800 3000 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। व्हाट यू गॉट टू डू, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग लो बना हुआ है 2100 का, वहीं रखिएगा ताकि आपको ज्यादा लॉस ना देखना पड़े इन केस ये ब्रेकआउट या जो सपोर्ट है ये फेलियर होता है। सो बहुत क्लियर व्यू के साथ अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो ही पैसा लगाओ। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो और पहले से पोजीशन हो या फ्रेश बाय करना चाह रहे हो तो 2000 से 1800 की रेंज का मैं वेट करूंगी। ट्रेडिंग के लिए वी कैन अटेम्प्ट स्टिल एट दिस करंट प्राइस। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं माई स्किल गाइड हेल्प करके, कह रहे विपुल सर आप नाराज़ हो क्या हमसे, मेरा सवाल कभी भी नहीं लेते हो सके तो आज ले लीजिए। सर 1 बजे का जो सेगमेंट है हमारा, जो शो है ना, वो होता है सवाल जवाब के लिए, तो आप 1 बजे जुड़िएगा, आपका सवाल ले लेंगे। और आप फोकस इस बात पर मत कीजिए कि आपका नाम लिया गया कि नहीं। अब अशोक लेलैंड हम लोग हर दिन ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लेते हैं, एक नहीं अगर हो सकता है किसी दिन मिस हो गया हो तो ये हर दूसरे तीसरे दिन, तो अशोक लेलैंड पे सर आपको 1 बजे उत्तर मिल जाएगा। IOC लगातार बात हो रही, कल इतनी डिटेल में बातचीत हुई, तो आपके शेयर पे बात हो रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका नाम हो सकता है ना बोला गया हो। चलिए तो अब बात कर लेते हैं GRSC सर। GRSC पे बताइए सर, रजी सर क्या करना चाहिए, अभी क्या व्यू है आपका? सर देखिए GRSC जिस तरीके से पोजिशन है 2516 रुपए के लेवल पे, ये बार बार सर इन्हीं लेवल्स पे मूव कर रहा है। एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट रेंज हो गई है इसकी 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज, तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। 2310 के लेवल्स होंगे बॉटम में और 2760 के होंगे हायर एंड पे। इसी रेंज में अभी ये मूव करता हुआ दिखेगा। इस रेंज के ऊपर जब बियॉन्ड ब्रेकआउट देगा तब आपको हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसमें भी क्या एक क्लियर केस बुलिश स्टांस? नहीं, वो नहीं देख पा रहा हूं। अभी रेंज में चलेगा, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा इसमें मूवमेंट अपसाइड का ही है, बट कब आएगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। ये बात यहाँ पर
अभी कहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कोचिन शिपयार्ड में करीब, कोचिन शिपयार्ड पे भी आज एक खबर थी कि ये अब जो है एफ में शामिल होने जा रहा है। सर क्या टिप्पणी जो है रहेगी आपकी अंबाला मैम? आप देखिए जरा कोचिन शिपयार्ड को लेकर क्या व्यू है। इसके बाद टाटा पावर भी एक बार डिस्कस करेंगे। देयर इज अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो पहले टाटा पावर जो स्विंग ट्रेड है वो पहले बता दीजिए। वो तो फास्ट नहीं चलता, ठीक है। टाटा पावर मतलब इसका स्लो है ये ट्रेड स्टॉक। टाटा पावर अभी 382 पर है, तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि डेट बता रही हूँ पहले, 4 फरवरी को 370 पर हम लेकर के हैं 360-70 पर। इसमें वो टारगेट अभी हिट नहीं हुए हैं और फिर से इसने कंफर्मेशन दी है कि ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है, प्राइस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग जी। सो यहाँ से 382 पर खरीद के कम से कम 405 का पहला टारगेट, 405, 450, 500। शायद मैं ट्रेड आपको पहले भी दे चुकी हूँ। वैसे ये 3 टारगेट के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर हम इसको 380 से 383 इस रेंज में खरीदार बन रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो हमको यहाँ मैम 405 पहला टारगेट, दूसरा क्या बोला आपने? 405 450। अच्छा, तो मतलब जीरो आगे पीछे कर देना है, फिर वो टारगेट दूसरे हो जाएंगे। 405 450, ठीक, ये 2 टारगेट जी। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 340 का मेंटेन करना है। तो 340। फिलहाल 2 ही टारगेट स्विंग के लिए कर रहे हैं, तो 2 ही टारगेट को चेस करो एंड व्यू इज लेस देन 2 मंथ्स। तो क्योंकि एनर्जी वापस से जब रिवाइव होगी तो इस बार जो नंबर है वो टाटा पावर और अडानी पावर जैसे स्टॉक्स का है। नहीं, जिस तरह का माहौल है मार्केट का ना मैम, उसमें एक ही टारगेट आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो आप मतलब 2 टारगेट पर्याप्त है। तो 405 450 ये 2 टारगेट यहाँ पर रखिए आप। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। टाटा पावर में अच्छा मोमेंटम 2.5% के आसपास की तेजी, और पावर पे जब से हम लोगों ने इधर हाल फिलहाल में पिछले 1 हफ्ते में 10 दिन में जो बातचीत करनी शुरू की, मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सही। जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पर बहुत बुरी पिटाई नहीं हुई है, जैसे बाकी शेयरों में हमने देखा वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं आई है। 405 450 स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पर 340 340 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ 2.5% की तेजी। टाटा पावर पे रखे नज़र। यस मैम, आपका व्यू जो स्टॉक्स में, और इसमें जैसे कोई परिवर्तन होगा, तेजी आएगी या स्टॉप लॉस टारगेट में परिवर्तन होगा तो स्क्रीन पर लेके आएंगे। मैम आपका व्यू जी। कोचिन शिप की बात की थी आपने, अभी 1482 पर है। ट्रेड करने के लिए ही एक व्यू है कि आप इसमें 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। और आज के मार्केट में मैं रिस्क बता रही हूँ, मैं कितना रिस्क लेने की बात कर रही हूँ यहाँ पर आपको परसेंटेज में। मैं यहाँ पर आपको 7% के रिस्क की लगभग बात कर रही हूँ। अगर 7% का रिस्क आप ले सकते हैं तो आपको लिए पॉसिबली 1560 का पहला टारगेट बन सकता है, और दूसरा 1600 के आसपास का दूसरा टारगेट आपके लिए बन सकता है। तो ये 2 टारगेट के लिए कोचिन शिपयार्ड को ट्रेड के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। चलिए, स्टॉप लॉस जी बता दिया है। हाँ ठीक है। सर ये जो अपना फेवरेट स्टॉक रहा BL, इसने तो मतलब तमाम बाजार के विपरीत परिस्थितियों को भी बीट करते हुए अच्छा प्रदर्शन रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर BL पे? सर देखिए, अच्छा चला है, और अच्छा चलने के बाद अब थोड़ा सा थकना भी इसके लिए लाजमी है। हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसमें भी नहीं देख पा रहा हूं कि ये कोई ब्रेकआउट देगा। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, पहले 464 के लेवल से अब 478 के लेवल्स होंगे जहां पे अरेस्ट होता हुआ आपको जरूर दिखेगा, और उसके बाद इसमें भी आपको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा जो कि डायरेक्ट इसको 426 से 432 के रेंज में लेके जाएगा। वहां पे होगी बाइंग, और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो दोनों ही लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ट्रेडिंग बेटा हायर लेवल पे प्लीज सेलिंग करें, इसमें भी आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई BL को लेकर के। और अब बात कर लेते हैं 2 शेयर मैम एक साथ कवर कर लीजिए, HAL और एस्ट्रा माइक्रो। इन दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। सर आज बैंकों में हमने देखा कि अच्छी रिकवरी है, तो क्या PSU बैंक में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके हो तो? अच्छा नहीं, तो सर तो सुन तो लिया कीजिए, हो सकता है कोई शेयर का नाम ही सर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज मुझे हंसी किस बात को लेके आ रही है, आज हंसी इस बात को लेके आ रही है क्योंकि इट इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अबाला मैम और मेरे ना व्यूज बहुत कॉन्ट्रेरियर होने हैं। और HDFC बैंक पे मैंने 890 पे जब 770 का लेवल दिया था, 780 का लेवल दिया था, तो एक कमेंट भी आया था अपने चैनल पे, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी एनालिस्ट सुजलॉन का तो फॉल देख नहीं पाया, HDFC को गिराएगा। तो अब क्या करूं सर, LDR रेशियोज डिस्कंफर्ट दे रहे हैं मेरे को। बैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है बैंकिंग में। अब बिल्कुल लॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक हमारा मैम टाइम नहीं है क्योंकि हर्ष आ चुके हैं। और
ओएनजीसी का लो देख लो एक बार। अच्छा ठीक, मैं देख लेता हूँ मैम। और अभी क्या करना है इन दोनों शेयरों में जी? रचिन जी को बोला। अच्छा, हाँ, ठीक है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड आपने करता हुआ इसमें जी एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। जी आज एक्चुअली अच्छा, मॉर्निंग चलिए। कमेंट्री हो रही जी। थी, और मॉर्निंग कमेंट्री प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था अब क्रूड की हालत वो होने वाली है कि ओएमसी में भी मत चले जाना और उसके साथ रिफाइनरीज में भी मत चले जाना, क्योंकि 90 के ऊपर सरकार लगाएगी विंडफॉल, इनको देना पड़ जाएगा टैक्स, और उधर 4 इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के कारण ये बढ़ा नहीं पाएंगे दाम, तो क्रूड तो ऊपर जाएगा और दोनों ही साइड जो है उनकी बैंड बजेगी। चलिए ठीक। इस बीच करें रचित सर, आपके अंडर नेगेटिविटी का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है। हिजबुल्ला हेयर कट करवा रहा है, पता नहीं कुछ लिख रहे हैं मुझे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा 11 से मार्च से 18 अप्रैल तक बुल रन चालू होगा। चलिए, वो जो एस्ट्रोलॉजी वाले भी आ गए। मतलब मैम समय नहीं है मैम, 24 हो गए। HCL का 3,500 का मैं वेट कर रही हूँ, शिद्दत से कर रही हूँ। आ जाएगा तो बहुत बढ़िया भाव है। अभी 3,050-60 पर चल रहा है, मैं 3,950-60 पर चल रहा है। थोड़े दिन वेट एंड वॉच करते हैं, लेट्स सी कि 3,500 आता है या नहीं। अदरवाइज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढूंढनी है, एक बुलिश मोमेंटम ट्रेड करना है तो 4200 के ऊपर करना। बट लाइकली है कि आपको ये एक बार 3,500 मिले तो छोड़ना मत, ये याद जरूर रखिए। ठीक। एस्ट्रा माइक्रो अभी जी, एस्ट्रा माइक्रो अभी 1032 पर है एंड इट्स अ बाय एंड होल्ड एक्चुअली। तो आप इसको करंट प्राइस पर बाय करके लगभग 1080 टारगेट के लिए चेस कर सकते हैं। इट्स लाइक 2 हफ्ते का टारगेट है ये। बट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसे डिफेंस स्टॉक्स में जहां पर थोड़ी सी सस्टेनेबल मूवमेंट मिले, उसमें ये आता है। तो वहां पर आपके लिए लगभग 1200 का टारगेट आप राउंड फिगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेयर इन योर स्टॉप लॉस इन ऑल द केसेस, बी इट स्विंग ट्रेड या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी आप प्लान कर रहे हो, स्टॉप लॉस अपना 910 से नीचे मत रखिए। ठीक। आज 3-4 स्टॉक्स हम लोग शॉर्ट रह गए, थोड़ी सी हम लोगों ने डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले सेगमेंट का आगाज करेंगे जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज की तरह तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट लेकर के। हर्ष बताइए, बाजार में रिकवरी है, थोड़ी बहुत राहत की सांस है, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? जी, सबसे पहली कंपनी मीशो की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और मीशो को लेकर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे HSBC की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह और 160 रुपये प्रति शेयर के भाव को इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि भारत के अगर आप ई कॉमर्स सेगमेंट में देखें तो कंपनी जो है वो नियर मोनोपोली की पोजीशन में है, मोनोपोली नियर मोनोपोली की पोजीशन पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फोकस है वो लो वैल्यू और साथ ही जो नॉन टाइम सेंसिटिव पार्सल डिलीवरी है उसके ऊपर है। इन्होंने ये कहा है कि फिलहाल के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें आप तो उसमें सुधार जो है वो मुश्किल दिख रहा है, यानी कि समय लगेगा इसके अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि मुनाफा बढ़ाएंगे अगर कंपनी तो फिर ग्रोथ धीमी रह जाएगी, ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लंबी अवधि के हिसाब से उन्होंने कहा है, अपना नजरिया जो ब्रोकरेज ने रखा है उनका कहना है कि कंपनी की असली वैल्यू जो है वो सिर्फ मुख्य बिजनेस से तय नहीं होगी, बल्कि अब ये तय होगा यहाँ पर कि किस तरीके से कस्टमर से पैसा या डेटा से पैसा निकाला जाता है। ये बात है। 160 रुपए के टारगेट निकल के आते हुए यहाँ पर रजित सर, HSBC की रिपोर्ट मीशो को लेकर के 160 का टारगेट, सहमत है आप? बिल्कुल सर, सहमत हूं, और ये देखने को मिलेंगे, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया। और इसके चलते अगर कोई बाइंग पोजीशन बनाना चाह रहा है तो मैं उनको कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें। कहीं भी लोअर लेवल पे आपको मिले 116 से 124 की रेंज, वहां पे पोजीशन बना लीजिएगा जिनके पास है। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशन 116 से 124, 160 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेगा। चलिए, तो 160 तक के विचार से सहमत है यहाँ पर रचित जी। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, अगला कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर से निकालिए? उनो मिंडा की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 1350 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि देखिए कंपनी का जो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाई है और भारतीय ऑटो सेक्टर में कंपनी जो एक बहुत ही मजबूत पोजीशन को होल्ड करती है। लगभग 90% जो रेवेन्यू घरेलू बाजार से आता है यहाँ पर कंपनी के। और साथ में जो चीज़ें होती है कि भाई प्रोडक्ट को लेकर जो तमाम तरह की चीज़ें होती है कि एक प्रकार के इंजन पे फोकस करती है या फिर एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिवर्सिफाई है यहाँ पे। इन्होंने अब वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में जो अर्निंग पर शेयर है कैगर के हिसाब से 25% और साथ ही यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% के औसत की यहाँ पे उम्मीद जताई है। इसके अलावा इन्होंने कहा है आने वाले दिनों में ग्रोथ जो है वो आपको मजबूत दिखेगी, मार्जिन वॉलेटिलिटी का असर जरूर
दिख सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से तो काफ़ी ऊंचे दिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1117 1118 के आसपास का भाव है, 1350 के टारगेट जेफरीज की तरफ से निकल के आते हुए। मैम, ऑटो सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा काफ़ी सारी चिंताएं जो है वो निकल के आ रही हैं, पर ऐसे में क्या यूनो मिंडा पे दांव लगाना सही रहेगा? ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनी, आपकी टिप्पणी, 1350 के टारगेट पॉसिबल है और जरूर इसमें पैसा लगाना चाहिए। और ऑटो सेक्टर ऑलरेडी अपने रिसेंट हाई से निफ्टी जैसे ही 10% करेक्ट कर चुका है एंड दिस इज द टाइम जहां पर 4-5% का पुल बैक मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो जो स्टॉक्स 10 से 15% गिरे हैं उनमें तो जरूर आप इन चीजों को अटेम्प्ट करिए, और जो 25% गिरे हैं वहां छोड़िएगा। सो यूनो मिंडा इज समथिंग जो अच्छा खासा भी गिर चुका है। इसका रिसेंट हाई जो बने थे, मतलब हाईस की बात कर रहे हैं, 1360 के ऊपर गया था और रिसेंट लो इसका बना था अभी 1040 के आसपास का, एंड नाउ इट इज 116, मतलब 1116 के आसपास अभी चल रहा है। इट्स अ बाय। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया ना कि ट्रेड। और ये जो टारगेट आप देख रहे हैं 1350 की, ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर ध्यान में रखनी और यूज करनी चाहिए कि अगर ये वापस से आपको 1000 कभी भी मिलता है, आज जब आप पैसा लगा रहे हो और आपका पैसा लगाने के बाद आपको ये लगभग 10% या 9% डिस्काउंट पे दिखे, तब वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। एंड विद दैट व्यू 1350 के जो टारगेट है ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। वैसे इन्होंने अंडर टारगेट दिए हैं, मुझे लगता है कि ये 1500 तक भी जाएगा। चलिए, ठीक है। ये बात यूनो मिंडा को लेकर के 1500 तक अंबाला जी कह रही हैं कि 1500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और अब चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी किस सेक्टर से चुनी आपने? भेल की बात करते हैं, डाइवर्सिफाई सेक्टर, बहुत सारी चीज़ों में जुड़ी हुई कंपनी। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह और 520 के यहाँ पे टारगेट दिए। पहले तो मुझे भी लगा कि टारगेट जो है वो ठीक है, दोबारा चेक किया 520 के ही टारगेट थे, और मतलब लगभग स्टॉक के डबल होने की संभावना मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे जता रहा है। अब इनका कहना है कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखी है यहाँ पर और चल रही है, यहाँ पे तमाम तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न बार बार उभर के आ रहे हैं, वो जो चीज़ है डिफेंस खर्च जो है ज़रूर बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे, कंपनी को इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और खासतौर पर जो भारतीय जो डिफेंस सेक्टर है उसमें खरीद बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। इंडियनाइजेशन यानी कि जो स्वदेशीकरण है उसमें जो है सरकार का जोर है और आउटलुक जो है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। एक्सपोर्ट के मोर्चे पे कंपनी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में इन्होंने एक ज़रूर ये चीज़ कही है कि शॉर्ट टर्म में जो है स्पेशलाइज कंपोनेंट को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर कंसर्न ज़रूर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर जो है टाइमलाइन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। चलिए, यहाँ पर जो है BHEL पे नज़र रखिए। एक समय जब 300 के आसपास पहुंचा था तब भी 1-2 रिपोर्ट आई और वो उसने बिल्कुल नीचे इसको पहुंचाया था। अब रिकवरी आ रही है, 520 डबल के टारगेट निकल के आ रहे हैं। रचित सर, सहमत हैं MOSL की इस रिपोर्ट से आप? सर बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे क्लियर केस ध्यान है, जब ये नीचे आ रहा था ना तो हमारे यहाँ भी कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली थी ये तो डबल डिजिट में आ जाएगा। और वो चाइना वाली बातें को लेकर 1-2 रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ के वर्कर आ जाएंगे, उनको दे दिया जाएगा, वो सब बहुत सारी। जी जी सर, वो भी बात हुई थी उस टाइम भी। मैंने कहा था कि फैक्ट्री लगाने में टाइम लगता है, कहाँ इतने ओवर बेरिश हो रहे हैं। ये टारगेट जरूर आएंगे सर, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा। मतलब ये अभी तक जितनी हमने बातें करी ये 1-1.25 साल की बात हो रही है। इस टारगेट के लिए हो सकता है आपको 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ जाए, तो उस हिसाब से पोजीशन बनाए। ये टारगेट भी आएंगे, इसके ऊपर भी जाएगा, बट टाइम लाइन लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कुछ मत समझ लीजिएगा इसको कि ये 520 हो जाएगा तो सारा मार्केट का पैसा डिप्लॉय करके और इसी में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक। इस बीच विकास सर जी लिख रहे हैं, रचित सर आई लव यू। तो विकास जी की तरफ से सर आपको प्रेम भरा संदेश यहाँ पर आया है, अद्भुत है, मतलब जो है। चलिए, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में जरा हम एक बार अंशुल जी का मैसेज आया है कि थंगा मलाई को देख लीजिएगा, तो थंगा मलाई एक बार दिखा दीजिए जरा। एक बार रचित सर की, अंशुल जी की कॉल थी यहाँ पर, और वो जो है 3800 रुपये तक के टारगेट उन्होंने सजेस्ट किए थे, और अभी इसने जो हाई लगा 3746 हो गया, अभी 3774 के आसपास का हाई यहाँ पर देखने को मिला है। तो अपनी लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ ये शेयर भी, तो एक के बाद एक अच्छी कॉल यहाँ पर 3774 का हाई लगा है। ठीक, तो 25-26 रुपये दूर रह गया, तो अच्छी रफ्तार जहाँ से जिन लेवल से डिस्कस किया गया है वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो थंगा मलाई पे भी रखे नज़र। चलिए, आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास और समझते हैं आज की चौथी कंपनी कौन है, किस सेक्टर से है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
न्यूमरा की रिपोर्ट, खजारी की सलाह और 14,678 रुपीस प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं। इन्होंने खास तौर पे जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, जो चीन के साथ यहाँ पर अभी जो जेवी को सरकार की तरफ से मंजूरी मिली, जो HKC ओवरसीज जो कंपनी है उसमें जो मंजूरी मिली, उसको काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। इनका कहना है कि डिस्प्ले मॉड्यूल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जो स्ट्रक्चरल मार्जिन है उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे डिस्प्ले जो प्लांट है उसमें जो है जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जारी रहेगी यहाँ पे। और इन्होंने कहा है कि FY27 के Q2 में से ट्रायल जो है वो शुरू होगा और साथ ही रैंप अप की जो संभावना और तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली में डबल डिजिट मार्जिन की भी संभावना यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है इस मंजूरी के बाद से। FY28 का जो कुल मार्जिन है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का जो सुधार होता हुआ दिख सकता है और फुल अगर आप रैंप अप के हिसाब से देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का सुधार होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक की अगर बात करें, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो अभी अगर आप EPS देखें तो 30x की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो ठीक ठाक स्थिति दिखा रहा है। चलिए ठीक, यहाँ पर अंबाला मैम संक्षिप्त टिप्पणी आपकी क्या रहेगी डिक्सन को लेकर के? मैं डिक्सन को शॉर्ट टर्म और 1 ईयर के व्यू से अपने मेंबर्स को बाय आज सुबह ही दे चुकी हूँ। आप लोगों को भी सोचा था कि रेकमेंड करूंगी, बट सुबह अंशुल जी ने इस पे बिग नो बोला तो फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं मैम, बहुत सारी चीजों पे आपके और रचित जी के व्यू नहीं मिलते हैं, अंशुल जी और आपके व्यू नहीं, आप कोई बात नहीं, आपने अपनी आपके सबके अपने फॉलोअर। जी ठीक है मैम। जी तो डिक्सन इज समथिंग अ वैल्यू पिकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपको 9,500 से लेकर के 10,400 की ये रेंज, इट्स अ वैल्यू जोन। और यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए बस 8,700 का मेंटेन करेंगे तो भी आपको 1200 से लेकर के 12,000 से लेकर के 16,000 के टारगेट मिल जाएंगे। और इट इज वेरी पॉसिबल जो टारगेट यहाँ पर दिखाए गए हैं लाइक 14,700 के लगभग बहुत पॉसिबल टारगेट है। बस नजरिया इतना ही रखिए कि 3 महीने से आपको 6 महीने कम से कम ये टारगेट जो दिख रहा है स्क्रीन पर इतना भी लेकर के चलना होगा। इफ यू वेल प्लान्ड इट, ये आपका हो सकता है। चलिए ठीक है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।